नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया कि सेल इंजरी का सबसे कॉमन कारण क्या होता है दोस्तों, वो होती है ऑक्सीजन की कमी। जब हम सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनेल की कंपैरिजन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है दोस्तों, जी हाँ, वही ऑर्गेनेल जो आप यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पर्पज से, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी में कमी आ जाएगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी में कमी आ जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा नाम पढ़ते हैं दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल। और अगर पावर हाउस काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है सेल के अंदर जो एनर्जी है यानी कि एटीपी है वो कम बनेगा। इसी के कारण सेल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और इन्हीं चेंजेस को हम याद करते हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी के नाम से। तो पहला एमसीक्यू जो मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ कि साहब सबसे पहला ऑर्गेनेल कौन सा अफेक्टेड हुआ रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी का क्या रोल है दोस्तों, वो हम इस आसान से डायग्राम से समझ सकते हैं जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पंप प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इस पंप का नॉर्मल काम होता है दोस्तों कि सोडियम को बाहर फेंकता है, ये पोटेशियम को अंदर लेके आता है और इस पंप को अपनी काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी या एटीपी। जिस सेल के अंदर इंजरी हुई मैं आपको समझा सकता हूँ उस सेल के अंदर एटीपी की कमी हो गई और अगर एटीपी की कमी हो जाएगी दोस्तों तो ये पंप की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रह पाएगी। अगर ये पंप ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे लिए समझना आसान है। इसके कारण क्या होगा, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर दोस्तों वो बढ़ जाएगी। तो आपके और मेरे सेल के अंदर जब नॉर्मली पंप काम कर रहा था तो सोडियम को साफ बाहर फेंक रहा था, लेकिन अगर ये पंप काम नहीं करेगा तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। अब फिजियोलॉजी से हम एक सिंपल चीज पढ़ते हैं कि जहां जहां सोडियम जाता है दोस्तों वहीं वहीं वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो सेल के अंदर पानी यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर पानी बढ़ जाएगा तो आपके लिए समझना आसान है, इस सेल का जो साइज है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो इसी को हम नाम देते हैं टेक्निकली, इसी को नाम दिया जाता है सेलुलर स्वेलिंग। अब क्यों आपको पता होना चाहिए दोस्तों सेलुलर स्वेलिंग के बारे में, यही आपसे सवाल आपसे एग्जाम में बारी बारी पहले एग्जामिनर से पूछा है। ये सबसे पहला चेंज है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन, पहली माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन या अर्लीस्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन जो आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है दोस्तों, उसका नाम है सेलुलर स्वेलिंग। इसी में आपने कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये सेल की स्वेलिंग ज्यादा पानी भरने के कारण हुई तो इसी को हम दूसरा नाम देते हैं दोस्तों, इसी को नाम दिया जाता है हाइड्रोपिक चेंज। इसी को नाम दिया जाता है हाइड्रोपिक चेंज। तो हाइड्रोपिक चेंज या फिर सेलुलर स्वेलिंग फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी की। जब सेल के अंदर पानी ज्यादा आएगा दोस्तों तो हमारे लिए समझना आसान है कि सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर भी पानी चला जाएगा तो उनकी भी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा जाता है तो क्या हो सकता है, जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार से बाहर की तरफ निकल जाती है दोस्तों, और इसी को हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन। कई सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और जब सेल के अंदर पानी ज्यादा जाएगा दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रोविलाई है वो स्ट्रेच हो जाएंगे तो माइक्रोविलाई का लॉस हो जाता है, ऐसा भी किताब के अंदर आपकी मेंशन्ड है। एक और चीज हमारे लिए समझनी आसान है दोस्तों, जब सेल के अंदर ज्यादा पानी जाएगा तो कभी कभी ज्यादा पानी जाने से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन है इसकी थोड़ी सी डीजेनरेशन हो जाती है। डीनेचरेशन का मतलब है मेम्ब्रेन जो है उसका थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और जब भी इस डीजेनरेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की तो आप देखेंगे मेम्ब्रेन का हिस्सा, मान लीजिए ये था मेम्ब्रेन का हिस्सा या फिर यहाँ से मेम्ब्रेन का हिस्सा ये थोड़ा सा टूट गया और जब ये मेम्ब्रेन का हिस्सा यहाँ टूटता है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर दोस्तों इस प्रकार का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोला जाता है साहब माइलिन फिगर। तो हालांकि एक पुराना सवाल है ऑल इंडिया का, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि माइलिन फिगर क्या चीज होती है। माइलिन फिगर जो होते हैं स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, सेल के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन माइलिन फिगर्स के कंसेप्ट का आपने याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन की डीजेनरेशन के कारण बन रहे हैं। और मेम्ब्रेन की डीजेनरेशन क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसके अंदर पानी ज्यादा चला गया। इसको मैं आपको एक इमेज या डायग्राम के हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। मैं चाहूंगा आप ध्यान दें, ये जो बीच का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ दोस्तों, इसको आप नाम देते हैं माइलिन फिगर। तो ये माइलिन फिगर जो होती है किस चीज से बनी होती है, यही पुराना सवाल था, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। जब हम बात करते हैं इसके अलावा यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो दूसरा चेंज हमें देखने को मिलता है साहब, वो आपको देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब हम इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं फिजियोलॉजी की जानकारी के साथ दोस्तों। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है जिसको आप नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम रफ बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं उनको एनर्जी या एटीपी चाहिए होता है दो चीजों के लिए। पहली चीज, राइबोसोम्स जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, जब प्रोटीन्स बन जाते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बना, इससे हमें बनाने होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसके लिए फिर से एनर्जी चाहिए होती है। तो एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए,
और एक उसको जब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब एनर्जी चाहिए। जब सेल के अंदर इंजरी होगी तो एनर्जी की कमी है। तो होता क्या है दोस्तों कि एक तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, जो प्रोटीन्स है उनका हम सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए किताब में ऐसा लिखा गया है कि जब भी सेल के अंदर इंजरी होती है तो आप देखेंगे सेल के अंदर मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स जो होती है वो बढ़ जाती है। तो प्रोटीन्स ओवरऑल कम हो जाते हैं और मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स की बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें तीसरी चेंज देखने को मिलती है दोस्तों, इसको आप नाम दे सकते हैं मिसलिनियस चेंजेस। और मिसलिनियस चेंजेस समझना हमारे लिए आसान है अगर हम इसको लिंक करें अपनी सिंपल बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज के साथ। जब भी हम देखेंगे कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो सेल्स के अंदर आप देखेंगे कि सेल्स का जो मेटाबॉलिक पाथवे है, जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का तरीका है दोस्तों, वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो कौन से पाथवे से होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। तो इसके कारण होगा क्या दोस्तों कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब सेल के पास नॉर्मल ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद बन जाता है दोस्तों पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड होता है दोस्तों ये एंटर करता है टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो पायरुविक एसिड टीसीए साइकिल के अंदर घुस नहीं पाएगा दोस्तों। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो सेल के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इसके कारण क्या होगा? सेल के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। और इसीलिए किताब के अंदर हमारी ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, किसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि सेल का जो पीएच है, जो एसिडोसिस है उस कारण सेल का जो पीएच है वो कम हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के पाथवे से लैक्टिक एसिड बना रहा है या पायरुविक एसिड बना रहा है दोस्तों, तो हमें समझना है कि ग्लूकोज की कमी हो जाएगी सेल के अंदर। इस ग्लूकोज की कमी को भरपाई करने के लिए सेल के अंदर क्या होगा? जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है दोस्तों, उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किताब के अंदर हमारी बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो वहां पे ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स होते हैं उनकी कमी आ जाती है। इसके अलावा हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर चेंजेस। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इस प्रकार का होता है। लेकिन जब भी एक सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा दोस्तों? जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो सेल में जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। सेल के अंदर जो यूनिफॉर्म अपीयरेंस थी नॉर्मल सेल की, जो आपने देखी लेफ्ट साइड पे, वो चेंज होके न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल के क्लम्प्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं। इसी को आप नाम देते हैं, इसी को बोला जाता है साहब क्रोमैटिन क्लम्पिंग। क्रोमैटिन की क्लम्पिंग हो जाती है। और ये आपसे क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये कंसेप्ट मैंने आपको सिर्फ इस कारण से समझाया क्योंकि कभी कभी एग्जाम की एमसीक्यूज की ऑप्शन में ये वर्ड लिखा होता है, तो हमें सिर्फ कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए कि साहब क्लम्पिंग और क्रोमैटिन हो गई क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी की कमी थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, वो कुछ सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे उन सेल्स के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो मैं चाहूंगा जिसके बारे में आपको पता हो वो है दोस्तों लिवर। तो लिवर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी सेल इंजरी होती है तो लिवर के अंदर भी दोस्तों सेम होगा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस होगी। जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो वहां पे एक मेटाबोलाइट बनता है जिसको आप बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से लिंक करिएगा, डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट करेगा अपने आप को और इसके कारण बनेंगे यहाँ पे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे दोस्तों इनके वैक्यूल्स बन जाते हैं और ये आपको हेपेटोसाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है फैटी चेंज। तो ऐसे ऑर्गन्स के अंदर जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में खास तौर पे इन्वॉल्व है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है फैटी चेंज। तो जैसा कि हमारी किताब के अंदर मेंशन है दोस्तों, जब भी हम रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं तो किताब मेंशन करती है दो चीजें खास तौर पे, एक जिसको आप नाम दे रहे हैं साहब सेल्यूलर स्वेलिंग, और दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में, इसको आप नाम देते हैं फैटी चेंज। तो फैटी चेंज सबसे इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलता है और ये था एक रिसेंट ऑल इंडिया का क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलता है लिवर के अंदर। इसके अलावा ये फैटी चेंज आपको देखने को मिल सकता है बाकी ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कार्डियक टिश्यू के अंदर, ये आपको देखने को मिल सकता है स्केलेटल मसल के अंदर। क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम की एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो इस वाली इमेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैटी चेंज हमें ऐसे देखने को मिलता है। तो ये है एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लिवर का, और यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो आपको खाली एरियाज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो खाली एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं इनको आप बोल रहे हैं फैट एक्यूमुलेशन या फैटी चेंज। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। और ये खाली एरियाज क्यों देखने को मिले आपको? क्योंकि आपने कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों कि जब भी लिपिड या फैट इकट्ठा होता है टिश्यूज के अंदर, जब हम स्लाइड बनाते हैं तो फिक्सेटिव यूज करते हैं दोस्तों, उसके कारण ये जो फैट है ये वॉश ऑफ हो जाता है। जब फैट वॉश ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे आपको खाली एरियाज देखने को मिलेंगे और ये अपीयरेंस आपके सामने जो मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने एग्जाम के हिसाब से गिनती के 4 सवाल ध्यान रखने हैं दोस्तों जो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको पता होने चाहिए। और सवाल मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला ऑर्गेनेल जो अफेक्टेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन होती है उसको साहब आप नाम देते हैं सेलुलर स्वेलिंग। आपको पता होना चाहिए कि माइलिन फिगर्स किस चीज से बनी है साहब, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। आपको पता होना चाहिए कि फैटी चेन जो है वो आपको देखने को मिलता है सबसे कॉमनली लिवर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो एज अ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीज ये कंफ्यूज करती है जब हम टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो सेल्स के अंदर एटीपी कम हो जाता है। जब एटीपी कम हो जाता है दोस्तों, तो मैं आपको समझा सकता हूं कि हमारी सेल्स के अंदर कुछ पंप्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं कैल्शियम पंप्स। तो ये कैल्शियम पंप्स जो होते हैं, इनकी एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है अगर एनर्जी ना मिले। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, सेल्स के अंदर बहुत हल्की मात्रा के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसकी समस्या क्या है दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, थोड़ा सा जो कैल्शियम बढ़ा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी तो इसको आप नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। इसी माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को दूसरा नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है एमॉर्फस डेंसिटी। तो आपने ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में भी आपको देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, जिसको हम नाम देते हैं एमॉर्फस डेंसिटी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। जब सेल के अंदर इरिवर्सिबल इंजरी होती है, तब यही सेम प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर या बहुत ज्यादा होती है अमाउंट के अंदर, तब वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन के अंदर ये चीज आती है कि साहब माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी जो होती है वो आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी देखने को मिलती है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई। तो एग्जाम के एमसीक्यू के हिसाब से वो 4 एमसीक्यू याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप माइलिन फिगर का एक मेंटल इमेज ध्यान में रखें, और अगर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये इमेज पता होनी चाहिए जहां पे आपको फैटी चेंज लिवर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा डिस्कशन दोस्तों, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी के डिस्कशन को समाप्त करते हैं।